बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी छात्रों का, मेरे प्यारे मित्रों का। मैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गया हूं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत से बच्चे यूपी बीएड करना चाहते हैं। हर साल लगभग 6 लाख की संख्या में इसके फॉर्म डाले जाते हैं और यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ से लोग पढ़ाई करके बीएड करके टीचिंग की फील्ड में अपना एक अच्छा करियर बिल्ड करते हैं। कहीं ना कहीं आज के समय में ये एक काफ़ी सेफ जोन का कहा जा सकता है कि एज ए जॉब बन गया है, बहुत ही करियर सिक्योर है। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग जा सकते हैं। तो क्या इसकी प्रक्रिया है, किस तरह से एंट्रेंस वगैरह होते हैं और इन सभी विषयों की जानकारी हम थोड़ा अच्छे से अध्ययनवार लेंगे, सभी तथ्यों को मूल्यांकन करते हुए लेंगे। तो इसके लिए हम पहुंच चुके हैं यूपी बीएड क्वालिफाइड हमारे मित्र, हमारे सहपाठी रह चुके हैं डीएवी पीजी कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ में मिस्टर पुण्यानंद झा जी। और पुण्यानंद भाई हमारे एक समय में एक रूममेट भी थे। तो और बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने जो वहाँ की प्रवेश परीक्षा पास की है, इन्होंने वहाँ से सरकारी कॉलेज को प्राप्त किया है। सरकारी विश्वविद्यालय से सरकारी कॉलेज मिला है। काफ़ी कम फीस में पढ़ाई हो जाती है। कहीं ना कहीं जो भी बीएड करने वाले बच्चे होते हैं उनका एक सपना होता है कि उन्हें सरकारी कॉलेज मिले। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या कोचिंग की अनिवार्यता है, किन तरह के प्रश्न आते हैं। लेकिन यदि आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं और इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं, अपने कैरियर को जे कर्व देना चाहते हैं, तो अभी मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जैसे और मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मिलते हैं पुण्यानंद जी से। पुण्यानंद जी, पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मेरे हमारे इस चैनल पर आपने इतना बिजी समय अपना दिया अध्ययन के बीच से निकाल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद मालवीय जी आपको। चलिए तो आते हैं पहले सबसे पहले बात पे। जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं 12th के बाद से आना चाहते हैं ग्रेजुएशन के, क्या कैसे प्रोसेस है, बीएड क्या है, सबसे पहले जानना चाहेंगे बीएड क्या है। देखिए मालवीय जी, बीएड एक प्रकार की योग्यता है। इस योग्यता प्राप्त करने के बाद ही आप कहीं जाके मास्टर बन पाएंगे। मास्टर बनने का मतलब ये क्या है, यह बीएड ये बताता है कि बच्चे को कैसे आपको पढ़ाना है। अगर आपके पास तो सब जानता है कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन उसको बच्चे को कैसे समझाएं, कैसे टेबल याद कराए या उसको माइंड में कैसे उसको अंदर जाएगा और कैसे समझ पाएगा, उस बताने की प्रक्रिया को ही, तरीका को ही बीएड कहेंगे। एक्चुअली बीएड जो है, बीएड जो हम कर लेते हैं, तो बीएड करने के बाद ये जो होता है, जो मास्टर बनने के लिए पहले हम प्राइमरी में जाते हैं, उसके बाद मिडिल में होता है, हाई के लिए होता है और +2 के लिए होता है। और उतना ही नहीं है, उसके लिए नवोदय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है या केंद्रीय विद्यालय, उसके लिए भी मास्टर बनने के लिए हमको बीएड करना अनिवार्य है। अगर बीएड हम नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास योग्यता ही नहीं होगी और हम मास्टर के लायक नहीं रह पाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, कहीं ना कहीं बच्चों का भी ये प्रश्न होगा। बहुत से लोग कहते हैं यूपी बीएड कर लेना है, बिहार बीएड करना है, किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से बीएड करना है। तो अगर बच्चा कहीं से भी अगर बीएड क्वालिफाई कर जाता है, पढ़ लेता है, बीएड को कोर्स को कंप्लीट कर लेता है, तो क्या वो सभी जगह पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाता है, या अगर वो बिहार का करेगा तो केवल बिहार में पढ़ाएगा, यूपी से करेगा यूपी में पढ़ाएगा? क्या इसके विषय में क्या समायोजन है? देखिए, पूरे भारत से आप कहीं भी करेंगे तो मान्यता सेम होगी, क्योंकि यूजीसी जो करवाती है उसी के अंतर्गत सारे विश्वविद्यालय क्या होती है, टैग किया रहता है। इसलिए यूजीसी से बाहर कोई विश्वविद्यालय नहीं है। हाँ, लेकिन ये मानना जरूर है कि कॉलेज कहाँ से अच्छा जगह से करें, क्योंकि सबका सपना ये होता है कि हम डीयू से करें, बीएचयू से करें, केंद्रीय विश्वविद्यालय से करें, हालांकि स्टेट विश्वविद्यालय से करें, और विभिन्न जगह से लोग करते हैं। इसलिए जहाँ से भी करें आप अच्छे तरह से करिए, आप बिल्कुल सही है और हर प्रत्येक जगह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जैसा कि पुण्यानंद जी ने आप सभी लोगों को बताया कि आप कहीं से भी बीएड कर सकते हैं और ये एक योग्यता होती है। आप किसी भी राज्य के कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं शिक्षक बनने के लिए, या केंद्रीय विश्वविद्यालय या जवाहर नवोदय या सैनिक विश्वविद्यालय में आप कर सकते हैं। आइए बच्चों के दूसरे प्रश्न को लेते हैं। बीएड करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर एक बच्चा जो बीएड करना चाहता है सर, तो किस तरह से भाई वो बीएड कर सकता है, कैसे आगे बढ़ सकता है?
देखिए, बीएड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन पास ही हो जाए। अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी हैं, पेयरिंग है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि काउंसलिंग करने वक्त आपके पास फाइनल मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की फाइनल मार्कशीट नहीं है तो आप काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप टॉप भी कर गए, रैंक 1 भी आ गया है, उससे कोई मैटर नहीं रखता है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आपके पास मार्कशीट फाइनल नहीं आई है ग्रेजुएशन का, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, हुई योग्यता की बात हुई तो आपको मिनिमम 50% मार्क आपको ग्रेजुएशन आना चाहिए। और बीई बीटेक की बात करें तो वहाँ पे 55% जाता है। और अदर जितना भी कैटेगरी आते हैं उसमें सरकार तो हालांकि सब में नियम निकाली हुई है, लेकिन समय समय पर चेंज होते रहता है। हालांकि हम जनरल और बीई बीटेक के बारे में बता दिए हैं, उससे अदर कैटेगरी से थोड़ा नीचे ही रहता है, लेकिन आप उसका गाइडलाइन देख लीजिएगा। जहाँ बीएड करेंगे, चाहे यूपी बीएड करें, बिहार बीएड करें या सेंट्रल बीएड करें, जहाँ से भी करें, सबसे पहले आप वहाँ का गाइडलाइन आप देख लीजिए। गाइडलाइन देखने के बाद सब वहाँ पता चल जाएगा कि आपको क्या उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इन्होंने जैसा कि बताया है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ बताएंगे, जो ग्रेजुएट है, जैसे आपने बताया कि इंजीनियरिंग क्षेत्र के लोग आ सकते हैं, ग्रेजुएशन के लिए किसी निश्चित विषय से, पार्टिकुलर सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या किसी भी स्ट्रीम के लोग जा सकते हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स? देखिए, बीएड के लिए तो हमारे हिसाब से क्या ये सही भी है। जितने भी स्ट्रीम के हैं, चाहे साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स हैं या एग्रीकल्चर से हैं, सब के लिए अपना बीएड करने के लिए सबके लिए रास्ता खुली हुई, सब जा सकते हैं। हालांकि जिस समय आप इंट्रेंस देंगे, इंट्रेंस देते वक्त आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस क्षेत्र से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अगर आप कॉमर्स से किए हुए तो कॉमर्स के लिए आप ऑप्शन में टिक कीजिएगा, साइंस से किए हैं तो साइंस से कीजिएगा। लेकिन हाँ, जितने भी स्ट्रीम से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन होता है, सब बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि आप कहीं से भी बीएड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि पुण्यानंद सर जो हैं, ये सरकारी बीएड कॉलेज से अपना खुद की पढ़ाई अभी कंप्लीट कर रहे हैं, शायद सेकेंड ईयर में सर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में सर जाने वाले हैं इसी सत्र में। थोड़े से इनके विषय में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सर थोड़ा बता देंगे आपका कितना रैंक आया था और किस यूनिवर्सिटी से सर अभी आपका नामांकन है? मैं 2020 में बीएड यूपी एंट्रेंस दिया था, जो लखनऊ विश्वविद्यालय कराई हुई थी, और प्राय शायद सुनते इस बार भी वही कराएगी, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे 2020 में जो है सो ज़्यादा मतलब कहने का मतलब ये है, जो 222 मेरे मार्क था और 5020 रैंक मुझे था। और उससे मुझे मिला था अलीगढ़ में श्री वार्ष्णेय पीजी कॉलेज है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय से संबंधित है। उस कॉलेज में मेरा अभी एडमिशन हुआ है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है, श्री वार्ष्णेय पीजी कॉलेज, जिसको एसबी पीजी कॉलेज कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और ख़ास करके यूपी गवर्नमेंट बीएड कॉलेज से करने से यही फ़ायदा होता है कि मात्र क्या होता है, आदमी के बच्चे को ना फीस कम हो जाते हैं, और पढ़ाई में भी दी बेस्ट प्रोफेसर रहते हैं, पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का भी उनका तरीका अलग रहता है, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज की बात आई है तो सर से एक चीज़ की और जानकारी लेते हैं। सर, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए क्या रैंक होना चाहिए? ऐसे मतलब कितना तक अगर बच्चा ले आता है तो उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, संभावना है सर? देखिए, प्रत्येक स्टेट का अलग होता है। हम उत्तर प्रदेश का यूपी बीएड कहीं, अगर यूपी बीएड का, मैं यूपी बीएड का बात कर रहा हूँ, तो यूपी बीएड में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 5000, 5500, 6000 के रैंक के आसपास आएंगे तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि 5000 या 6000 रैंक आता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सब 5000 के अंदर जनरल ही हो, SC ST भी आ जाते हैं, OBC भी आ जाते हैं, अदर कैटेगरीज भी आ जाते हैं। इसलिए जो है सो आपका अगर जनरल रैंक 5500 मान लीजिए, 5500 6000 के आसपास है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो सर ने बताया लगभग 5000 से 6000 के बीच में तक अगर आप रैंक लाने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक सरकारी कॉलेज मिलेगा, और कम फीस में। सर लगभग कितना फीस लग जाता होगा? सब अपना यूनिवर्सिटी का अलग अलग फीस है, लेकिन मिनिमम 3000 से लेकर के और 12000 13000 के आसपास में फीस कैटेगरीज है, उस हिसाब से फीस लगता है। हमारे कॉलेज में 5006 रुपये लगा हुआ था, यही पर फीस। और सर अगर यही फिर कोर्स अगर हम प्राइवेट से जाते हैं तब सर कितना ये वेरी कर जाएगा रेट? प्राइवेट से तो यूपी में तो 82,000 के आसपास में है, 82,000 लगता है। फर्स्ट ईयर में 50,000 करके आसपास है, और सेकेंड ईयर में 30,000 है।
80,000 के आसपास प्राइवेट। तो देखिए कितना एक बड़ा फ़र्क जो है सर ने बताया कि अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज ले लेते हैं तो मित्रों केवल आप समथिंग 5 से 10 हज़ार रुपये में अपने पूरे बीएड की पढ़ाई कर सकते हैं और शिक्षक के क्षेत्र में आप अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। परीक्षा का पैटर्न कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि गांव के भी बच्चे निकालते हैं। मेरे मित्र खुद बिहार के हैं और यूपी से कर न जाने और कितने राज्यों के लोग इसके लिए तैयारी करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक उस व्यक्ति से जानना जिसने खुद निकाला हो और वो अगर पैटर्न बताएगा तो कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक होगा। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं। तो सर परीक्षा का पैटर्न क्या होगा? देखिए परीक्षा के पैटर्न खास करके यूपी में 2 तरह के प्रश्न पत्र दिए जाते हैं। यूपी बीएड अगर आप इंट्रेंस देंगे तो उसमें 2 प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। एक प्रश्न पत्र प्रथम होता है, जिस प्रथम प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। जिस 100 क्वेश्चन में से 2 सब्जेक्ट खास करके आप कह सकते हैं, एक तो होता है जीके या जनरल साइंस, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस। दूसरा होता है हिंदी या अंग्रेजी, दोनों ऑप्शनल होता है। इधर आप जीके तो लेना ही पड़ेगा, सब प्रत्येक बच्चे को मिलेगा। इधर हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा, उसमें से आपको एक चूज कर लें। उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र जो होता है 1 घंटे बाद होती है, सेम डे होता है। 1 घंटे बाद दूसरा प्रश्न पत्र मिलता है कल सॉल्व करने के लिए। उसमें से फिर 100 क्वेश्चन उसमें मिलता है करने के लिए। और एक बात आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क, इसमें निगेटिव भी है, 1/3 है, मतलब 3 आप गलत करेंगे तो 1 आपका सही कट जाएगा। तो सेकेंड प्रश्न पत्र में 100 क्वेश्चन फिर मिलेगा। 100 प्रश्न में फिर 2 सब्जेक्ट रहेगा। एक तो रीजनिंग रहेगा, 50 मार्क का रीजनिंग रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा। और एक सब्जेक्ट रहेगा आप जिस क्षेत्र से स्नातक किए हुए हैं, चाहे कॉमर्स से किए हैं या साइंस से किए हैं या आर्ट्स से किए हैं या एग्रीकल्चर से किए हुए हैं, जिस विषय से किए हुए हैं उस विषय से 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, और उसमें आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से सर ने ये चीज़ को क्लियर किया है कि परीक्षा का पैटर्न किस तरह से होगा, क्या होगा। परीक्षा को निकालने के लिए एक बहुत ज़्यादा लगभग लोगों का एक प्रश्न रहता है, कोचिंग की क्या आवश्यकता है। जहाँ तक मुझे पता है सर ने भी साथ कोचिंग नहीं की है, और विशेष मैं आप लोगों के लिए इन्हीं से सीधे पूछ लेता हूँ कि किस तरह से तैयारी करें। क्या कुछ विशिष्ट ऐसे पुस्तक हैं, कुछ मैगजीन है जिसका सर चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग भी किस तरह से निकालेंगे, क्या भूमिका होगी कोचिंग की, या सेल्फ स्टडी के बल पे भी आप निकाल सकते हैं। सर थोड़ा बच्चों को आप बताने का। सबसे पहले तो बहुत विद्यार्थी के मन में भावना ऐसा हो गया है कि अगर कोचिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जी बिल्कुल। इसको मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता हूँ क्योंकि अब हम लोग वो बच्चे नहीं हैं जो हमको ऐसे हाथ पकड़ के लिखाना सिखाएंगे तो लिखेंगे। उस टीचर ने भी बने हैं तो टीचर को भी ये पढ़ाया गया है तो कहीं से वो बुक से पढ़ें या कहीं से उसके धारणा दिया गया है, कंसेप्ट दिया, उससे पढ़े हुए हैं। तो हमारा मानना ये है कि इसमें कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप खुद सेल्फ स्टडी करके आप क्लियर कर सकते हैं। हालांकि हमने भी कोचिंग कहीं नहीं की, सेल्फ स्टडी मैंने ही किया है और बहुत सारा बुक पढ़ा है। खास करके हम तो लगभग समझिए 4-5-6 बुक पढ़ लें, उतना बुक पढ़ने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। तो सर बच्चों को कुछ किताबों के विषय में जानकारी दे दें ताकि वो लोग भी गांव के लोग निकालते हैं तो कुछ उन्हें भी इस तरह की सहायता, किस तरह से करंट वगैरह पढ़ें और क्या पैटर्न रखें ताकि वो भी सेल्फ स्टडी से निकाल सकें जैसा आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए उसकी किताब के बारे में बताऊंगा ही, किताब के बारे में बताऊंगा। 1-2 किताब है जो आप ले लीजिएगा, हमको लगता है उससे आपको निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं इस बात को चर्चा कर दूं कि कैसे आप तैयारी करें। इसलिए होता क्या है ना, जब आप सेल्फ करेंगे तो उसमें सेल्फ में क्या होता है कि कोई आपको बताने वाले नहीं रहेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। उसके लिए सबसे द बेस्ट है जो आप सबसे पहले उसका सिलेबस जानें। कितने बच्चा होते हैं कि सिलेबस नहीं जान पाते। अगर आप सिलेबस को जान लीजिए तो समझ लीजिए कि मैंने एंट्रेंस का 30% तैयारी कर लिया है। अगर आपके पास सिलेबस पूरे कंप्लीट है तब मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ये 4 सब्जेक्ट पढ़ लेने से सिलेबस आप नहीं होगा। 4 सब्जेक्ट का नाम जान लिए, सिलेबस नहीं हुई। सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक है, कितने यूनिट पढ़ना है, उसके अंदर का कितना, उसके अंदर कितना सब यूनिट है, उसके बारे में आप पढ़ें। तो मैं उसके बाद आपको 30% कंप्लीट हो जाएगा। तो जब आप सिलेबस जान लेंगे तो सिलेबस जानने के बाद मैं ऊपर से सब्जेक्ट वाइज आ रहा हूँ। देखिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग साइट से भी देख सकते हैं या अदर वीडियो से भी वो सब आप उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप जब सिलेबस को जान लिए तो सबसे पहला तरीका कि देखिए एक होता है निकालना, एक होता है रैंक लाना।
अगर आप लोग को रैंक लाना है, देखिए ये मेरा मानना है, हो सकता है मेरा मानना गलत भी हो, आप देख सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आपको रैंक लाना है तो उसके लिए आपको मेन 2 सब्जेक्ट मेहनत करना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट तो पहला है हिंदी। अगर आप हिंदी अच्छा से पढ़ लिए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप अच्छा रैंक से पास कर जाएंगे, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नंबर लाता है। और दूसरा सब्जेक्ट है आपका अपना सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। कॉमर्स से किया है तो आप कॉमर्स पढ़िए, साइंस से किया है तो साइंस पढ़िए। पढ़ना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। आप जिस सब्जेक्ट से पढ़े किए हुए हैं, ऑनर्स किए हुए हैं, उस सब्जेक्ट का आपके पास 12वीं का नोट होगा। 12वीं का नोट का ही आपको पढ़ना है। 12वीं का नोट पढ़ लिए तो समझिए अपने सब्जेक्ट में इंट्रेंस के लिए 50% आप तैयारी कर लिए। जैसे मैं अपना बता दूं, मैं कॉमर्स क्षेत्र से हूं और हमको तो खास करके अपना सब्जेक्ट 12 का नोट इतना ही मोटी कॉपी थी, उस कॉपी का मैंने पढ़ा, हमको लगभग 60-70% कोशिश कंप्लीट हो गया। और पढ़े भी थे, हमको याद भी था, वैसे एक बार रिविजन करना था। तो इसलिए बच्चे सब नोट बना के रखते हैं। अगर आपके पास नोट नहीं है तो कोई डरने की या घबराने की कोई काम नहीं है। आप स्टडी मटेरियल बुक बताएंगे या आपके पास भी जो बुक होगा उसमें भी ऐसा चीज़ दिया हुआ होगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि हम लोग या आप लोग जो 12th में पढ़े हुए हैं, 12th में जो यूनिट पढ़े हुए हैं या कह सकते हैं जो टॉपिक पढ़े हैं, उसी टॉपिक का आगे जाके बुक बनता है ग्रेजुएशन में। जैसे मैं अपना बता दूं, मैं कॉमर्स से था तो मुझे याद है कि बिजनेस स्टडीज में मैंने प्लानिंग के बारे में पढ़ा था, प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। और आगे जाकर के हमारा एक ग्रेजुएशन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक उसका बुक मिला, पढ़ना पड़ा, एक उसका हमको सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा, उस सब्जेक्ट 100 मार्क एग्जाम देना पड़ा। इसलिए टॉपिक से ही बुक बनता है। तो हम जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उसी टॉपिक से आपको आएगी, उससे बाहर से नहीं आएगी। तो हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे कि आप जो इंटर में पढ़े हुए हैं और ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं उसको एक नोट बना के अपने पास रख लें, या जो नोट बना हुआ है उस नोट को छोटा सा एक और नोट बना लें जो आपको आगे काम आएगी। इंट्रेंस देने जाएंगे तो 2-4 दिन पहले आप पढ़ के कर सकते हैं। हाँ, उसमें जो होता है, हम हिंदी से इस पे अपने सब्जेक्ट पे आ गए थे, तो हिंदी में भी मैं बता दूं कि अगर आप अच्छे तरीके से 15 से 20 दिन अगर आप हिंदी पे दे दें, देखिए इंट्रेंस निकालने के लिए हमारे हिसाब से 1.5 से 2 महीना काफ़ी है। अगर 1.5 से 2 महीना आप पढ़ लेंगे तो हम लिख के कह सकते हैं कि आप अच्छा रैंक मिलेगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसलिए आपको 1.5 से 2 महीना आपको इस पर समय देना पड़ेगा। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, आप कर सकते हैं। तो हिंदी में मैं बात कर रहा था, तो हिंदी में 2-4 ऐसा पॉइंट आप नोट कर लें, टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा खासा नंबर दे देगा। एक तो है संधि, जो आप सब जानते हैं, संधि के बिना शायद हिंदी अधूरा है, तो आप एक संधि हो गया। दूसरा हो गया पर्यायवाची शब्द हो गया, अलंकार हो गया, विलोम शब्द हो गया, मुहावराएं हो गए। तो ये सब जो है आपने कंप्लीट कर लीजिएगा तो हमारे हिसाब से हिंदी आपको हो जाएगी। इधर आपका सब्जेक्ट हो ही गया, 2 सब्जेक्ट आपका हो गया। आप बचा 2 के लिए। मैं प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों को मिला के बता रहा हूँ, इसलिए आप अलग अलग दोनों लिख लें। 2 तो हो गया। बात हुआ रीजनिंग का, तो रीजनिंग में जो होता है, तो रीजनिंग में 2 तरह से रीजनिंग दिया जाता है। एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग अब देने लगी है यूपी बीएड सब में, जैसे वो क्या एचसीएफ छोटा सा दे दिया, उसको सॉल्व करके रीजनिंग के तहत लिखना पड़ता है। उसके बाद जो है एलसीएम दे दिया या सिंप्लीफिकेशन दे दिया, ये होता है। और दूसरा होता है रीजनिंग का अपना खुद टॉपिक, तो उस रीजनिंग का आप देख ले, आपको इधर से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कितने सरल भाषा में सर ने बताया कि क्या क्या करके आप अच्छे से कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। सिलेबस को घर पे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। सर अगले प्रश्न में अगर हम आ जाएं तो आवेदन प्रक्रिया क्या होती है, किस समय इसका फॉर्म आता है और कब आवेदन करना होता है, और फीस वगैरह क्या लगता है? देखिए, अभी तक जो यूजीसी का नियम है या भारत सरकार का गाइडलाइन, एजुकेशन मिनिस्टर का जो गाइडलाइन है, अभी तक तो 2 साल का ही कराते आ रही है। 4 साल का है लेकिन अभी तक 2 साल का ही चल रहा है, इसलिए 2 साल का ही चलता है। और प्रायः प्रत्येक स्टेट में जनवरी के माह में फॉर्म भरने की टाइम आ जाती है, डेट आ जाती है। आप जनवरी से फरवरी के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम मार्च में होता है, मार्च या अप्रैल के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है। आप लोग इसका एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में देने को आप लोग को मिलेगा। सर एग्ज़ाम हमने दे दिया, एग्ज़ाम में हमारी रैंक आ गई। सर आगे की अब क्या प्रक्रिया होती है, जो काउंसलिंग है और जो कॉलेज का चयन करेंगे, किसी विश्वविद्यालय का चयन करेंगे, उसकी क्या प्रक्रिया है सर? देखिए, कॉलेज चयन करने के लिए जब आप सबसे पहले तो आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिए,
इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर की आएगी। आंसर की आप देख लीजिए, आंसर की देखने के बाद क्या होता है, उसका जो है सो रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट में फाइनल कितना आपके पास मार्क आया है और क्या रैंक आपको मिल जाएगा। इसके कुछ दिनों के बाद क्या होता है, काउंसलिंग का टाइम, काउंसलिंग का डेट निकलता है। तो काउंसलिंग आप लोग करते हैं। तो काउंसलिंग में क्या होगा, जो काउंसलिंग इस बात के लिए कराया जाता है कि अगर आप संतुष्ट हैं तो उसके बाद आप काउंसलिंग कीजिए। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि आप विश्वविद्यालय का चयन करते हैं कि आप किस विश्वविद्यालय को प्रथम नंबर पे चयन करते हैं, आपको कहाँ एडमिशन लेना है। उसके बाद विश्वविद्यालय का जो चयन करेंगे तो उसी में होता है एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। तो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज जो होता है वो प्राइवेट कॉलेज हो गया और गवर्नमेंट कॉलेज ये होता है। तो इसमें क्या होता है, जो रैंकिंग वाइज विश्वविद्यालय, क्योंकि सब विश्वविद्यालय का अपना अलग अलग रैंक है। जैसे हमारे ज्ञान में या हमारे जो कह सकते हैं जानकारी है हमको, उसमें लखनऊ विश्वविद्यालय जो प्राय 1-2 साल से करा रही है, उससे पहले रोहेलखंड विश्वविद्यालय कराई थी 19 में, और 20-21 में तो लखनऊ विश्वविद्यालय ही कराई हुई है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, या महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय है, या पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, या उसके बाद हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय है, या रोहेलखंड यूनिवर्सिटी है। इसमें से आप बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, हमारे 16-17 यूनिवर्सिटी है, उसमें से आप कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, जो कुछ दिनों के बाद फाइनल लिस्ट निकलता है कि आपको कहाँ मिला है। जब आपको रैंकिंग में दिए रहते हैं, जो प्रथम नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर पे कॉलेज चाहिए, जब आपको मिल जाता है तो आता उसमें पेमेंट करने के बाद आता है कि आपको ये कॉलेज मिली, आप इसको पेमेंट कीजिए। तब उस पर जो है सो हम लोग पेमेंट करते हैं, या आपको मिलेगी तो आप पेमेंट करेंगे और आगे इस तरह से काम होगा। तो देखिए, फ़ीस की भी जानकारी हमने ली, आवेदन प्रक्रिया के बारे में जाना, हमने परीक्षा पैटर्न के विषय में जाना। कहीं भी किसी भी चीज़ को काम करने के पीछे कहीं ना कहीं इंसान का खासकर जो भी कैरियर ऑप्शन होता है उसमें जैसे सिक्योरिटी होती है, उसमें कहीं ना कहीं लोग अपना लाभ देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आज देखिए बीएड जो है वो एज प्रोफेशनल कोर्स में आ गया है। तो आइए सर से ही जानते हैं कि बीएड करने के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। हम तो सभी जानते हैं कि हम लोग शिक्षक बनते हैं, तो क्या सरकारी क्षेत्र को छोड़ के भी अन्य जगहों पे क्या लोग जा सकते हैं, या प्रशासन में भी क्या उसके लिए कोई अलग पदों का प्रावधान है, और क्या क्या वो जीवन में लोग कर सकते हैं जिन्होंने बीएड किया हो। कहीं ना कहीं इसकी जानकारी आज हम लेते हैं सर से। तो थोड़ा सा इस पर देखिए, बीएड का बहुत महत्व है। इसलिए महत्व है क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ होता है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है और उस शिक्षा को देने के लिए आपके पास ट्रेनिंग नहीं किए हैं, आपके पास देने की कोई कला नहीं है, तो शिक्षा बेकार है। इसलिए बीएड का फुल फॉर्म ही है बैचलर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा विभाग में आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट स्कूल में ही या गवर्नमेंट कॉलेज में ही बीएड से पढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है। आप अपना प्राइवेट स्कूल भी खोलेंगे तो वहाँ भी आपको गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से बीएड अनिवार्य किया गया है। और उतना ही नहीं यूजीसी अभी प्राइवेट स्कूल के लिए भी बीएड पास आउट स्टूडेंट को या टीचर को पढ़ाने के लिए कह रही है। और कितने मास्टर हैं जो प्राइवेट में भी पढ़ाते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बीएड करने से गवर्नमेंट कॉलेज आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगी। आपको मैंने बात किया ना जो बीएड का क्या लाभ है, तो बीएड का लाभ देखिए बहुत है। जैसे मान लीजिए आप सेंट्रल कॉलेज का या सेंट्रल स्कूल का आप टीचर बन रहे हैं, उसमें कितना सैलरी है, 70 से 80 हज़ार रुपये पर टीचर का सैलरी जाता है। तो इसमें लाभ कैसे नहीं, लाभ तो इसका है ही कि यही एक अपनी योग्यता है, यही अपनी एक भूमिका है कि हजारों अगर चंद्रगुप्त एक जगह भी होंगे तो वो किसी एक चाणक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं, किंतु एक चाणक्य हजारों चंद्रगुप्त मौर्यों का निर्माण कर सकता है, राजा बना सकता है और कुछ भी बना सकता है। इन सभी बातों की चर्चा करने के बाद अंतिम में हम सब जानना चाहेंगे, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, कैरियर को अपने बिल्ड करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? किस तरह से वो अपना टाइम टेबल बनाएं, किस तरह से तैयारी करें, और वो अपना कब ये लक्ष्य निर्धारित कर लें कि उन्हें इस फील्ड में आना है, और उन्हें आप किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे कि वो भी इस फील्ड में आएँ और अपना एक स्टेबल कैरियर लें? सर देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट का अपना अपना तैयारी करने का अलग तरीका होता है, लेकिन हमारा मानना है कि अगर आप बीएड का एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, आप 1.5 से 2 महीना समय दीजिए। 1.5 से 2 महीना समय देंगे तो ज़्यादा, फिर मैं यही कहूँगा कि आप एक दिन में कम से कम 5 घंटा पढ़िए।
अगर आप 5 घंटा पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप कैसे पढ़ेंगे मैं ये भी बता दे रहा हूँ आपको। देखिए, पढ़ाई 2 तरह से किया जाता है, एक किया जाता है हार्ड वर्क, एक किया जाता है स्मार्ट वर्क। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हार्ड वर्क तो आप करें ही, लेकिन हार्ड को स्मार्ट के तरीके से आप करें, क्योंकि कोई बच्चा 8 घंटा हार्ड वर्क करेगा, आप पढ़ेगा। आप हार्ड वर्क 5 घंटा कीजिए और साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिएगा। स्मार्ट वर्क कैसे होगी? जब आप सिलेबस को जानेंगे तब, क्योंकि कितना बच्चा क्या होता है सिलेबस से ज़्यादा भी पढ़ लेता है। तो 8 घंटा पढ़ा और 5 घंटा ही पढ़ेंगे, और स्मार्ट वर्क सिलेबस को अपने नज़र में रख के, या सिलेबस ऐसा कहेंगे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ आप प्रिंट आउट निकाल के साट लें या लिख के साट लें तो अच्छा रहेगा। तो आप उस तरह से स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप बहुत अच्छा तैयारी कर लेंगे, और हमको लगता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिल भी जाएगा। और दूसरी बात, आप अगर पढ़ते हैं तो पढ़ते वक्त एक बात ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप नोट बनाइए। जहाँ भी कुछ पढ़ते हैं आप नोट बनाइए। अगर आप नोट नहीं बनाएंगे तो आप क्या पढ़े हैं उतना ज़रूरी नहीं है कि पूरे आप याद करके रख ही पाएंगे। इसलिए जो भी बुक पढ़ रहे हैं छोटा सा एक आप नोट बनाइए, और नोट बना करके उसको जिस दिन एग्ज़ाम देने जाएँ उससे 2-3 दिन पहले उसको आप रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करने के बाद जाइएगा तो आपको अच्छा खासा मार्क आ जाएगा और आप कर सकते हैं। हाँ, हुई बुक की बात, तो हम जो पढ़े थे, आप हमारे हिसाब से 2 से 3 बुक लीजिए। एक बुक तो आपके पास होगा ही, लुसेंट का जीके का बुक आता है, उसमें बहुत दिया हो, उतना आप पढ़, हमको लगता है खास करके बीएड एंट्रेंस के लिए आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसमें जो भी हो वो पढ़िए। उसके बाद होता है कि एक अरिहंत का आता है तैयारी करने का, खुद बुक आता है, बीएड एंट्रेंस का बुक आता है अरिहंत पब्लिकेशन का, वो हमारे हिसाब से बेस्ट है, वो भी पढ़िए। उसके साथ साथ हिंदी के लिए लुसेंट की ही बुक आती है, वो आप पढ़िए। लुसेंट हिंदी करे कुछ ऐसा बुक आता है, वो आप पढ़िए। और उसके बाद हम आपसे यही सलाह देंगे या रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना ना भूलें। सबसे ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर, क्योंकि ऐसा देखने को मिल जाता है, खास करके हमको भी मिला, हम भी प्रीवियस ईयर पढ़ के गए थे, हमको भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा मिला जो प्रीवियस ईयर का था, बिल्कुल प्रीवियस ईयर का था। इसलिए हम आपसे यही सजेस्ट करेंगे जो कम से कम 5 साल का आप प्रीवियस ईयर एंट्रेंस का क्वेश्चन पेपर पढ़ें, उसका आंसर तैयार करें और उसके बाद जाके एग्ज़ाम दें। धन्यवाद। तो देखिए, सर ने लगभग सभी बातों को बहुत ही सरल भाषा में आपके सामने रखा है, और इनका विशेष ध्यान है कि आप सिलेबस को ज़रूर अच्छे से पढ़ें। कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है तो आपने किसी भी प्रवेश परीक्षा की आधी जंग जीत ली है। आपको पता है, आपको अपना गोल पता है। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आप गोल नहीं घूमते हैं और अपने लक्ष्य को ही टारगेट करते हैं। तो सिलेबस को अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं। 5 घंटे की पढ़ाई सर बता रहे हैं, जैसे कि आप 2 से 3 महीना के अंदर आप तैयार कर सकते हैं, और आप भी सरकारी कॉलेज ले सकते हैं और एक अच्छे टीचर बन के अपने जीवन में आप एक अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, अपना जे कर्व लाइफ में ला सकते हैं। स्टेबल कैरियर है और बहुत अच्छी इसकी वैकेंसी आती है। जब समथिंग वैकेंसी इसकी आती है लगभग 50-60 हज़ार से 1 लाख तक की आती है। तो ये एक कैरियर का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और सर ने लगभग सारी बातों को आपके सामने रखा है किस तरह से आप इस एंट्रेंस को क्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और इसमें अध्ययन कर सकते हैं, अध्यापन करा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि आप भी बीएड करना चाहते हैं तो इन सभी बातों को फॉलो करें। यदि आप और कुछ नया करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे कमेंट कीजिए, बताइए कि और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, कौन सा कैरियर ऑप्शन का वीडियो चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी का चाहते हैं। मैं पूरी प्रयास करूँगा कि आपके लिए मैं उस वीडियो को लाऊं, आप लोगों के बीच रखूं। और मैंने अपने पहली वीडियो में बताया कि मेरा पहला और अंतिम यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जानकारी के अभाव में कोई ऐसा ना छूटे जो अपना कैरियर ना बना सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, फिर एक नए करियर ऑप्शन के साथ। और मैं कहना चाहूँगा, यदि आप सब नए हैं इस चैनल पे तो फिर से मैं कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य बच्चों तक शेयर करें। ये शेयर करना किसी एक बच्चे को कैरियर बना सकता है और उसके जीवन में उन्नति की राह खोल सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। सर को मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, अपना इन्होंने
कीमती समय हमारे इस आप जैसे बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए सर बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जी मालवीय जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो चलिए फिर बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।